बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और मेरी माँ मुनव्वर साहिब के घर तब से काम कर रहे थे जब मैं 10 वर्ष की थी। बड़ी उम्र बुजुर्ग थे, उनके 2 ही बेटे थे। वो बैरून मुल्क में अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। सालों बाद ही पाकिस्तान का रुख करते। अम्मा जी वफ़ात के बाद उस बुजुर्ग की खिदमत पर मामूर हो गई। मैंने ये नौकरी अपनी शादी के बाद भी जारी रखी क्योंकि मियाँ की तनख्वाह कम थी। उसे भी मेरी नौकरी से एतराज़ नहीं था क्योंकि मुनव्वर साहिब मुझे माकूल तनख्वाह देते थे। फिर मुझे सिर्फ उन्हीं की देखभाल करना पड़ती थी। बाकी सब कामों के लिए नौकर मौजूद थे जिनके सर पर खड़ी होकर बस मुझे हुक्म चलाना पड़ता था। चूँकि मैं उनकी पुरानी और वफादार मुलाजिमा थी, वो मुझ पर एतबार भी करते थे। बड़ी बी की वफ़ात के बाद जेवर तो सारा उनकी बहुएं ले उड़ी। हालांकि वो कहती थीं कि शब्बो अपने हाथ के कंगन और नाक की लौंग पर तुम्हारा हक है। और जब मेरे हक लेने का वक्त आया तो बहुओं को अपना हक याद आ गया क्योंकि उनकी नज़र में मैं मुलाजिमा थी, वरना बड़ी बी तो मुझे बेटियों की तरह चाहती थी। मैंने मुनव्वर साहिब से शिकायत की तो वो हंसने लगे। मुनव्वर साहिब की आदत थी हर बात पर मजाक करने की। वो मुझसे कहने लगे, शब्बो वो तो हैं ही पैसों की भूखी, खिदमत तो तुमने की है, चल तू दिल बुरा मत कर, मैं तुझे अपने दांतों की बत्तीसी देकर अल्लाह के पास जाऊंगा। मुझे उनकी बात अजीब सी लगी। मुनव्वर साहिब के दांत तो थे ही नहीं, दांतों की बत्तीसी लगाते थे। मैंने मुंह के साफिये बिगाड़ते हुए कहा, मुनव्वर साहिब अल्लाह रखे मेरे सारे दांत सलामत हैं। मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर कहने लगे, शब्बो मेरी बत्तीसी तेरी बड़ी बी के कंगन और नाक के लौंग से भी महंगी है। सोने के दांत लगे हैं इसमें। और मज़े की बात यह है कि इस बात का इल्म न मेरे बेटों को है न ही बहुओं को। मियाँ साहिब की बात आई गई हो गई। 2 साल वो मज़ीद जिंदा रहे। मैं भी इस बात को यकसर भूल चुकी थी। 2 साल बाद अचानक दिल के दौरे से मुनव्वर साहिब का इंतकाल हो गया। उनके बेटे और बहुएं आईं, झूठ मूठ के 4 टसने लगीं। अभी मुनव्वर साहिब की मैयत को दफनाया भी नहीं गया था। दोनों भाई बाप की प्रॉपर्टी को बेचकर अलग हिस्सों की बातें भी करने लगे कि अब पाकिस्तान में है इसलिए सब कुछ बेच दिया जाएगा। मुझे तो अपनी नौकरी के लाले पड़ गए। माहाना लगा बंधा खर्चा मिल रहा था। मियाँ दर्जी था, मेरा रिहायशी इलाका भी पसमानदा था, वहीं घर पर था। मेरा मियाँ सिलाई मशीन रखे कपड़े सी लेता था, लेकिन सिलाई के पैसे मुनासिब ही मिलते। मैंने मुनव्वर साहिब के बेटे के सामने अपनी कमाईगी के रोने शुरू कर दिए कि मेरा तो घर ही मुनव्वर साहिब की तनख्वाह पर चलता था और फिर मैं क्या करूँगी। इन्होंने बस इतनी तसल्ली दी कि माहाना चंद हज़ार रुपये दे दिया करेंगे। मुनव्वर साहिब की तदफीन भी हो चुकी थी। उनकी बहुओं ने तदफीन के बाद लाई जाने वाली बिरयानी ही शॉपर में डाल कर दी थी और चलता किया था। मैं दिल बरस कर वहाँ से निकली थी। रास्ते भर इन लोगों को कोसती रही कि खिदमत करने के लिए हम और उनका हक औलाद ले उड़े। घर आकर मुझे पहले तो बड़ी बी की बात याद आई तो कंगन का सोचकर दिल से आह निकली थी। उसके बाद जब मुनव्वर साहिब की बात याद आई तो मैं सोच में पड़ गई। फिर याद आया कि अब तो इन्हें दफनाया भी जा चुका है। फिर मैंने अपनी अकल पर अफसोस किया। मुझे ये काम उनके बेटों बहुओं के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही कर लेना चाहिए था। अब याद आने का क्या फ़ायदा। मैंने बच्चों को वही बिरयानी गर्म करके दी। मियाँ मुझे अपने काम न मिलने के दुखड़े सुनाने लगा। कहने लगा, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूँगा। मैंने कहा, मुनव्वर साहिब जितनी तनख्वाह कहीं नहीं मिलेगी। फिर न जाने मुझे क्या सूझी। मैंने अपने मियाँ से कहा, क्यों ना हम कब्रिस्तान जाकर मुनव्वर साहिब की कब्र खोदें, वो बत्तीसी निकाल कर ले आएं, हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरा मियाँ पहले तो डर सा गया। कहने लगा, शब्बो खुदा का खौफ कर, क्या पता बुढ़ी को कब्र का अजाब शुरू हो चुका हो। ना बाबा ना, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे मियाँ पर गुस्सा आने लगा। मैंने उसे गैरत दिलाते हुए कहा, तुफ है तुम पर। आते हुए कहा, तुफ है तुम पर। वो भी मर्द होते हैं जो मुर्दे का कफन चोरी कर लेते हैं। हालांकि कफन का इन्हें मिलता क्या होगा, चंद 100 के नोट, और यहाँ तो हज़ारों मिलेंगे। आज तक किसी कफन चोर को मुर्दे का अजाब नजर नहीं आया जो तुझे नजर आ जाएगा। मेरा मियाँ भी सोच में पड़ गया। खाना खाते ही मुझसे कहने लगा, पीने बच्चों को सुलाने दे, फिर हम कब्रिस्तान चलेंगे। मैंने बच्चों को सुला दिया, फिर चादर ओढ़ ली और मियाँ के साथ कब्रिस्तान जा पहुँची। रात के 12:30 बज रहे थे। कब्रिस्तान से कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। हम दोनों मियाँ बीवी बड़ी दीदा दलेरी से कब्रिस्तान आए थे, लेकिन जब कब्रिस्तान के लोहे की सलाखों वाले गेट तक पहुँचे तो सामने कब्रें देखकर दिल जोर से धड़का था। पहले सोचा कि शब्बो वापस ही चली जा, मगर फिर सोने की बत्तीसी ने कदम आगे की जाने बढ़ा दिए।
कुछ दूर चलकर ही मुनव्वर साहिब की कब्र मिल गई थी। मैंने मियाँ को आगे किया। उसका तो रंग उड़ा हुआ था। अपना पसीना पोंछकर बोला, देख शब्बो, कब्र में खोदूंगा, मगर बुढ़े के मुंह से बतीसी तो खुद निकालेगी, मुझसे ये नहीं होगा। मैंने हामी भरी, मगर दिल तो अंदर से मेरा भी कांप रहा था। मियाँ ने कब्र खोदी। मैं मोहतात नजरों से कब्रिस्तान की दाएं बाएं देखती रही कि कहीं कोई हमें देख न ले। जब मुनव्वर साहिब सफ़ेद कफन में लिपटे हुए नजर आए, मैंने नीचे झुककर उनका कफन मुंह हटाया, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, उनका मुंह हाथों से टटोलकर मुंह खोलकर बत्तीसी निकाल ली। ये काम मैंने अपना सांस रोककर किया था। जल्दी से मैं खड़ी हो गई। मेरा मियाँ उजलत दिखाते हुए मुनव्वर साहिब की कब्र पर मिट्टी डालने लगा। मैंने बत्तीसी काली चादर के कोने में डाली, सुक्का सांस लिया। हम दोनों घर पहुँचे तो पहले ठंडे पानी के 2 गिलास पिए। जो काम हम कर कर आ रहे थे छोटा मोटा तो था नहीं, बहुत दिल गुर्दा होना चाहिए होता है। मेरा मियाँ और मैं सहन पर चारपाई पर बैठे बत्तीसी देखते हुए सुहाने ख्वाब सजा रहे थे। कीमत का सोचकर मुझे लग रहा था 6-7 तोले की तो बत्तीसी जरूर होगी। मियाँ ने तो दर्जी की दुकान खोलने का पूरा प्लान बना लिया। मैंने घर का नया फर्नीचर लाने का सोचा था, जो कि मेरी दरीना ख्वाहिश थी। अगले रोज मैं मियाँ के साथ सुनार के पास पहुँच गई। नकली बत्तीसी उसके सामने टेबल पर रखी। पहले तो सुनार ने बत्तीसी देखी, फिर हमारा सादा हुलिया देखा। बड़े मशकूक से अंदाज से वो हमें देख रहा था। फिर बोला कि इसमें से कितने दांत सोने के हैं। मैंने कहा सारी बत्तीसी ही सोने की है। फिर सुनार ने मुझे शक की नज़र से देखा, बत्तीसी को गौर से देखकर बोला, इसमें सिर्फ 2 दांत सोने के हैं, बाकी की बत्तीसी ऐसी ही है। ये सुनकर मुझे मुनव्वर साहिब की मजाक की आदत याद आने लगी। वो ऐसे ही मजाक में बहुत कुछ बोल दिया करते थे। भला उनके 2 सोने के दांतों से क्या था, जो बड़ी बीबी के सोने के कंगन से आना था। पहली बार मेरा मुनव्वर साहिब की इस मजाक की आदत से जी जला था। मेरे मियाँ ने मुझे खा जाने वाले अंदाज से देखा। बहरहाल 2 सोने के दांत इस बत्तीसी से तोड़कर दुकानदार ने बाकी की बत्तीसी और 50,000 रुपए मेरे सामने रख दिए। पहले तो मियाँ को बड़ी बातें सुनाई, उसके बाद आधी रकम मांगने लगा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। अगले रोज अपनी पड़ोसन के साथ जाकर नया पलंग खरीदा, एक नई चारपाई खरीदी। पड़ोसन ये सब देखकर आंखें फटी थीं। कहने लगी, शब्बो तेरे बड़े ठाठ हो गए। मैंने उसे बड़े फख्र से अपना कारनामा बताया कि कैसे मैंने मुनव्वर साहिब की बत्तीसी हासिल की। वो हैरत से मुझे देखने लगी थी। कहने लगी, जिस इलाके में रहती थी वहाँ ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी ही मुझ जैसी थीं, दूसरों के घरों में कामकाज करके घर चलाने वाली। इसलिए सबसे पहले पलंग मैंने ही अपनी गली में ख़रीदा था। अड़ोस पड़ोस की औरतों ने हसरत भरी नज़रों से मुझे देखा। मैं तो जितना इतराती कम था, अपने पलंग कमरे में सजाया। मैं बहुत खुश थी। बड़ी बी की दी हुई नई बेडशीट मैंने अब तक संभाल कर रखी थी कि जब बेड खरीदूंगी तब बिछाऊंगी। अब मैं वो चादर बिछाई, कमरे में खुशबू छिड़काई। बच्चे नंगे पांव अंदर बाहर घूमते थे। जब उन्हीं पैरों से बेड पर बैठने लगे तो मैंने उन्हें बुरी तरह से डांट दिया। मियाँ मुझसे खफा था। मैंने उसे 1 पाई नहीं दी थी, इसलिए सहन में अपनी पुरानी चारपाई पर ही लेट गया। मुझे अपने पलंग का इतना ख्याल था कि मैंने बाहर नई चारपाई छाकर दोनों बच्चों को आपके बराबर में चारपाई पर सुला दिया। खुद मेरी खुशी खुशी पलंग पर लेटी। बड़ी हसीन सोचों का सिलसिला शुरू हुआ कि अमीर लोग कैसे बेड पर मज़े से नरम गद्दे पर सोते हैं। बचपन से अब तक बस चटाई पर ही कमर तख्ता की थी। अब जब नरम गद्दे पर लेटी तो कमर को सुकून पहुंचा। सर के नीचे तकिया रखा, आंखें बंद की, सोचा इस नरम गद्दे पर लेटकर सोने से तो ख्वाब भी सुहाने ही आएंगे, मगर शोमई किस्मत अभी मैं नींद की वादियों में पहुंची भी नहीं थी कि मुझे लगा कोई और भी मेरे बेड की दूसरी जानिब मौजूद है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो बेड की दूसरी जानिब जो कुछ मुझे नजर आया, मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैं चिल्लाकर उठ बैठी। सफ़ेद चादर मुंह तक ताने किसी जिंदा नक्श की तरह लेटा था। न पाँव नजर आ रहे थे न सर, सब चादर में छुपा हुआ था। बेड की दूसरी जानिब ये देखकर मेरे आसान खता हो गए। मुझे लगा मुनव्वर साहिब का मुर्दा वजूद कब्र से उठकर बेड पर लेटा हो। मैं चिल्लाकर कमरे से बाहर निकली। मेरी आवाज़ सुनकर मेरा मियाँ भी जाग गया। मैं बदहवासी का ये आलम था
की आवाज़ भी हलक से नहीं निकल रही थी। मैं बस अपने कमरे की तरफ इशारा करने लगी। मेरा मियाँ मेरे साथ कमरे तक आया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो मुझे गुस्से से घूरने लगा। मैंने उसे घबराते हुए सब कुछ बता दिया। सब आंखों से देखा है, लेकिन वो इस बात को मेरा वहम कहने लगा। न जाने मैं उस रात नहीं सो पाई। अगले रोज़ मेरा मियाँ मुझे बंगले में ले गया। कहने लगा, तुम यहाँ काम पर लग जाओ, कुछ पैसे तो मिलेंगे, क्योंकि वो अकेला घर नहीं चला सकता। मैं भी उसकी बात मान गई, लेकिन अपना कमरा बंद करके उस पर ताला लगा कर जाती, ताकि बच्चे कमरे को गंदा ना कर दें। मैं सुबह की गई शाम तक लौटती, फिर रात का खाना पकाकर बस सोते वक्त ही कमरे जाना नसीब होता। मैंने जब अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया। मेरे पलंग की जगह बदली हुई थी। इतनी जल्दी पलंग कोई कैसे इधर से उधर कर सकता है, जबकि चाबी मैं अपने साथ काम पर लेकर गई थी। मेरी खौफ से जान निकली। मैं जब अपने मियाँ से ये बात कही तो कहने लगे, चाबी तुम्हारे पास थी और मैं पूरा दिन घर पर था, ना कोई आया न गया। मैं हर दर्जा परेशान हुई। दूसरे दिन भी कमरे में सो नहीं पाई। अगली सुबह जब मैं काम पर जाने लगी तो मेरी पड़ोसन कहने लगी, शब्बो, रात तुम्हारे घर पर क्या भौचाल आया हुआ था। मुझे उसकी बात कुछ अजीब सी लगी। मैंने कहा, क्या? मैं समझी नहीं। कहने लगी, फर्नीचर घसीटने की आवाज़ें आती रहीं सारी रात। ये सुनकर मेरी रंगत उड़ी। क्या उसे भी आवाज़ें आती रही हैं? क्योंकि मुझे सहन में सोते हुए ऐसी ही आवाज़ें आती रहीं, जैसे कोई कमरे में फर्नीचर घसीट रहा हो। मुझे लगा मेरा वहम है, मगर आवाज़ें तो उसे भी आ रही थीं। मैंने उसके सामने अनजान बनकर अपने काम पर ही गई। वो खातून बड़ी अच्छी थी, मुझे जाते हुए खाने का सामान भी दे देती। कहने लगी, शब्बो, मैंने टीवी पर एक खबर सुनी है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पूछा, ऐसा क्या सुन लिया? कहने लगी, एक शख्स ने अपने मालिक की घड़ी चुराई थी। उसके मालिक का इंतकाल हो गया। घड़ी मालिक को बड़ी पसंद थी, इसलिए उसकी रूह आकर उसे डराने लगी। ये बात सुनकर मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मैं बेचैन सी हो गई। घर पहुंची तो बेटे के मुंह से खून निकल रहा था। वो सहन में खेलते हुए गिर गया था और एक के बाद दिगरे मेरे घर में कुछ न कुछ होने लगा। रात को हम लोग खाना खा रहे थे जब हमारी लाइट बंद हो गई। मैंने सहन से बाहर वाले घर पर झांक कर देखा तो उनकी बत्ती चल रही थी। मेरे मियाँ ने जब देखा तो हमारे घर से बाहर लगे हमारे बिजली के मीटर के पास से बच्ची की तार कटी हुई थी। ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ था। रात को मैं कमरे की बजाय सहन में सोने लगी। मुझे कदमों की आहटें आने लगीं, जैसे कोई मेरे कमरे में ऊधम मचा रहा है। मैं डर कर उठ बैठी। बराबर वाली चारपाई पर नजर पड़ी तो मियाँ गहरी नींद सो रहा था। मुझे खौफ सा आने लगा। सुबह इसी पड़ोसन ने फिर से मुझे कहा, तुम्हारे बच्चों को रात भर चैन क्यों नहीं आता? अजीब भागदौड़ लगाए रखते हैं। रात फिर भी नहीं सो पाई थी। मैं बिलाखिर पड़ोसन से अपने घर में रोनमा होने वाली बातें बता दी। कहने लगी, तुम्हारे घर शायद किसी जिन का साया हो गया है। अपना घर किसी को दिखाओ। मेरी तो ये सुनकर जान ही निकल गई। मैं उसी पड़ोसन के साथ उसी के बताए हुए आमिल के पास जा पहुंची, जिसने हरा चोला पहना हुआ था। गले में कई तस्बीहां पहनी हुई थीं। लंबी काली दाढ़ी थी। वो शख्स मुझे देखकर ही शक भरी नजरों से देखने लगा। फिर बोला, बड़ा खतरनाक जिन का साया हो गया है तेरे घर पर। फिर आंखें बंद करके बोला, अच्छा तो ये बात है। वो हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने घुमाते हुए सर हिलाकर बोला, जैसे किसी से बात कर रहा हो। फिर आंखें खोल कर कहता, जिस दिन तू कब्रिस्तान गई थी उसी दिन वो जिन तेरे साथ तेरे घर आ गया था। बड़ा खतरनाक जिन है। मैं इलाज तो कर दूंगा, मगर पैसे लगेंगे। मैंने पूछा, कितने पैसे? कहने लगा, बड़ा सख्त अमल करना पड़ेगा। कब्रिस्तान में एक टांग पर खड़े होकर मुझे वजीफा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए 5,000 लूँगा। मेरे लिए ये रकम ज़्यादा थी। मैंने इस आमिल से कहा, मैं खुद मुलाजिमत करती हूँ, भला इतनी बड़ी रकम हूँ। मगर वो बोला, इससे एक पाई भी कम नहीं लूँगा। मैं अपने घर के गेट पर लौट कर आई थी कि बेटे के रोने की आवाज़ें बाहर से आने लगी। मैं जब घर के अंदर पहुंची तो परेशान रह गई। मेरे बेटे की उंगली सिलाई मशीन की सुई के नीचे आ गई थी। मेरा मियाँ खुद बहुत परेशान था। बड़ी मुश्किल से उसकी उंगली को सुई से आज़ाद किया। इस सब से तो मैं और भी डर गई। उस रात तो मुझे अपने कमरे के अंदर से किसी मर्द और औरत की अजीब सी आवाज़ें भी आने लगीं। रात 3 बजे का वक्त था। हर सू सन्नाटे का राज था। खौफ के मारे मैं रोने लगी। फिर मैंने अपनी मालकिन से
उधार 5,000 लिए उस आमिल को पकड़ा दिए। उसने कहा, आज से बेफिक्र होकर अपने कमरे में सो जा। मैं अपने कमरे में सोई थी। रात भर सुकून से नींद आई। मैंने भी सुकून का सांस लिया कि चलो बला सर उतरी, लेकिन बस 8 दिन ही सुकून से गुजरे थे। इस बार जो हुआ मेरे हवासों को गिराने के लिए काफ़ी था। मैं सो रही थी जब मेरे पाँव का अंगूठा किसी ने पकड़ कर बड़ी जोर से बेड पर फेंका। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी, मगर कमरा खाली था। मैं चुकाते हुए कमरे से बाहर निकली। वही बदहवासी मुझ पर सवार थी। मेरा मियाँ मुझे नीम पागल समझने लगता, कहता था, तुम वहमी हो गई हो। मैं फिर से पड़ोसन के साथ उस आमिल के पास पहुंच गई। वो कहने लगा, बड़ा जिद्दी जिन है, इतनी आसानी से नहीं मान रहा। कह रहा है एक बकरा खाऊंगा फिर जान छोड़ूंगा, और बकरा भी ऊंचा बड़ा और सेहतमंद हो। बीबी, तुम बकरा लाकर मेरे सामने आस्ताने के सहन में लगे दरख्तों पर बांध जाओ, मैं अमल शुरू कर दूंगा। वो तंग नहीं करेगा। मैंने कहा, मेरे 5 कहाँ गए? कहने लगा, मसला भी तो देखो बीबी, कितना संगीन कि मेरे पास आई हो। मुर्दे के दांत चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। रात कब्रिस्तान से सोने के दांतों के साथ एक खतरनाक जिन लाई हो। औरत जात का इतनी रात को कब्रिस्तान जाना कौन सा दुरुस्त है? देखो बीबी, अगर तुमने इलाज में ढील दिखाई तो तुम पर ये आशिक हो जाएगा, फिर तो उम्र भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर मेरे तो जिस्म में खौफ से झुरझुरी सी रहने लगी। दिल की हालत ऐसी बिगड़ी कि मैंने घर आकर रोने लगी। रात को रोटी बनाते हुए यही सोच रही थी कि मेरा हाथ जल गया। अब ये सोच रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं, बकरा कौन सा सस्ता आता है। फिर सोचा कि बेगम साहिबा से उधार मांग लूं, लेकिन अभी भी तो उसने 5,000 देते हुए नाक मुंह चढ़ाया था। कहने लगी, मैं उधार अगले महीने की तनख्वाह से काट लूंगी। फिर मैंने सोचा, अब क्या करूं। मैं अपनी इसी हमदर्द पड़ोसन से कहा, मुझे इतने पैसे उधार दे दे कि मैं एक बकरा खरीद लूं। वो कहने लगी, कहाँ से दे सकती हूँ, मैं तो खुद घरों में काम करती हूँ। मैंने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की। कहने लगी, मैंने पैसे तो जोड़ रखे हैं, पर मुझे तुम्हारी पलंग खरीदना है। लेकिन भैया, तुम्हारा पलंग इतना महंगा है, मैं तो सस्ता ही खरीद सकती हूँ। इतने पैसे मेरे पास नहीं। ये पलंग 20,000 में दे दो तो भी तुम्हारा मसला हल हो जाएगा और मेरा भी। और तुम्हें तो लगता है इस बुढ़े के मालिक की चोरी की सज़ा मिल रही है, तुम पलंग पर नहीं सो सकती। फिर इस पलंग को रखकर क्या करोगी? मैंने जान हथेली पर रखकर पलंग खरीदा था, अब वही मेरी जान को आ चुका था। मरता क्या न करता वाली मिसाल। मैंने पलंग बेच दिया। 20,000 उससे लेकर एक बकरा खरीदकर उस आमिल बाबा के आस्ताने के सहन के दरख्त पर बांध दिया। उसके बाद मेरी जिंदगी सुकून में आ गई। वही पुरानी चटाई मुझे अपने कमरे में अब भली लगने लगी। मैं अपनी उसी कसमबसी की हालत में वापस लौट आई। तंगी लिए से बढ़ चुकी थी, लेकिन इन भूत प्रेत से जान छूट चुकी थी। मैंने अल्लाह से तौबा कर ली कि ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी। ठीक 1 माह बाद मैं शाम को अपनी बेगम साहिबा के घर से काम करके लौट रही थी, जब मैं उस आमिल को अपनी पड़ोसन के घर से निकलते देखा। उसने न हरा चोला पहना था, न गले में तस्बीह, न लंबी दाढ़ी। वो तो पेंट शर्ट पहने कोई मॉडर्न सा नौजवान लग रहा था। मैंने चादर के पल्लू से मुंह छुपा लिया। धीरे धीरे से उनके पास से गुजरने लगी। मेरी पड़ोसन भीड़ पर खड़ी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। तो बहना, हो गया तुम्हारा काम, मिल गया ना तुम्हें तुम्हारी पसंद का पलंग, वो भी कम कीमत पर। इसके अलावा जो बकरा बेचकर हमने 20,000 रुपये बचे हैं, उसमें से भी आधे तुम्हारे पास ही आए हैं। अच्छी अहमक औरत मिली तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो शख्स मेरी पड़ोसन से ठट्टे लगाते हुए कह रहा था। मेरी तो तिलों पर लगी और सर पर जाकर भी थी। मैंने फिर आओ देखा न ताओ उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो दोनों मुझे देखकर घबरा गए। मेरी पड़ोसन का रंग फक्सा हो गया। मैंने चप्पल उतारी। पहले तो उस आमिल नामी ड्रामेबाज की तबीयत अच्छे से दुरुस्त की। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। शोर गुल सुनकर मेरा मियाँ भी आ गया। मैं सारी हकीकत सबके सामने बयान की। मेरे मियाँ मामला ठंडा करवाया। वो आमिल तो वहाँ से भाग गया। मेरी पड़ोसन जो सबके सामने सच बताना पड़ा, जबकि मैंने उसके साथ पलंग और दीगर अशिया खरीदने गई थी।
तब नई तर्ज का पलंग देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वो खरीद सकती, इसलिए उसने ये ड्रामा रचाया। हम दोनों के घरों की दीवार एक ही थी। मेरे और उसके कमरे की एक मुश्तरका खिड़की थी जो हम हर वक्त बंद रखते, और वो उसी खिड़की के जरिए मेरे कमरे में आती थी, मुझे डराती, हरासा करती, फिर सुबह मुझे देखकर यूं चार करती जैसे वाकई कोई साया मौजूद हो। अपने भाई को भी उसने इस खेल में शामिल कर लिया। कमरे में ऊधम मचाना, बातें करना, आमिल वाला ड्रामा रचाना, सब उसी की कारस्तानी थी। मेरा कुछ जहन इस तरफ लग चुका था। आम सी होने वाली घरेलू बातों में मैंने जिन को साया समझना शुरू कर दिया। अब वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने पहली फुर्सत में अपना पलंग उससे वापस लिया, फिर 5,000 रुपये भी लिए। उस पर लानत मलामत भी खूब की। इस सारे वाक़े से ये ज़रूर हुआ कि एक बात का एहसास हो गया कि कभी भी कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ चोरी वाला काम नहीं करना चाहिए। क्या खबर जो मेरे साथ ड्रामे के तौर पर रचाया गया हकीकत भी हो सकता था। मेरी लालच ने मुझे अच्छा सबक सिखाया और मेरी पड़ोसन की लालच ने। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।